यूं आपने मुझे बताना है अंडर सिंपल इंटरलॉकिंग सिस्टम कौन सा अकाउंट किसकी बुक में ओपन होना चाहिए, ठीक है। चलें जी, बताइएगा फिनिश्ड गुड्स अकाउंट दोनों में, ठीक है। और उसके बाद WIP अकाउंट फैक्ट्री की बुक्स में, जर्नल लेजर अकाउंट फैक्ट्री की बुक्स में, कैश अकाउंट, शाबाश, सेल्स अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में, CGS, FOH फैक्ट्री, WIP फैक्ट्री। बस आपने ये चीज जहन में रखनी है और आपकी ट्रांजैक्शंस होती चली जाएंगी। इज देयर नीड टू रिपीट द ट्रांजैक्शन? नो, क्लियर है। कल वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है या खुद कर लोगे अंडर इंटरलॉकिंग सिस्टम? कर लिया। अच्छा, आज हमने प्रैक्टिस क्या करना है, एक चीज और मैंने आपको गाइड की थी और वो क्या थी, फैक्ट्री की बुक्स में जो जर्नल लेजर अकाउंट है वो एक लायबिलिटी अकाउंट है, ये बात हुई थी। फैक्ट्री की बुक्स में जो जर्नल लेजर अकाउंट है वो एक लायबिलिटी अकाउंट, अगर वो लायबिलिटी अकाउंट है ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे आना चाहिए? क्रेडिट, क्लोजिंग डेबिट साइड पे, शाबाश। और बेटा जी ऑफिस की बुक्स में जो फैक्ट्री लेजर अकाउंट है वो फिर डेटर अकाउंट, एसेट अकाउंट है, तो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग क्रेडिट। बेटे अगर फैक्ट्री की बुक्स में आप जर्नल लेजर अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो तो अंडरस्टूड बात है कि हेड ऑफिस ने अपनी बुक्स में फैक्ट्री लेजर को क्या करना है? डेबिट, ऑपोजिट इफेक्ट देना ना। इसलिए याद रखना एक बात, जो नई बात बताती हूं मैं उस पर फोकस करती हूं, उसको ध्यान से सुनो। इसलिए याद रखना है कि फैक्ट्री लेजर अकाउंट और जर्नल लेजर अकाउंट एक दूसरे का मिरर इमेज है। ये बात मैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन में भी कहा करती हूं कि भाई बुक्स मिरर इमेज हैं, और जब दो अकाउंट्स या दो बुक्स एक दूसरे का मिरर इमेज होती हैं इसका मतलब क्या है? लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट नजर आ, ट्रांजैक्शंस वही हैं। हम जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन सीखते हैं वहां टीचर क्या कहते हैं? कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट एक दूसरे का मिरर इमेज है। कैश बुक की डेबिट साइड पे रिसीट्स होती हैं और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स होती हैं, और बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है? डेबिट साइड पे पेमेंट्स और क्रेडिट साइड पे रिसीट्स होती हैं। इस तरह ये भी याद रखना है बेटे, फैक्ट्री लेजर और जर्नल लेजर मिरर इमेज बुक्स हैं, मिरर इमेज लेजर्स हैं। जो ट्रांजैक्शन जर्नल लेजर की डेबिट साइड पे आ रही होंगी वो फैक्ट्री लेजर की क्रेडिट साइड, और जो जर्नल लेजर की क्रेडिट साइड पे होंगी वो फैक्ट्री लेजर की डेबिट साइड पे। ओके हो गया? अच्छा, अब निकालिए फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल। ओपन योर बुक्स। जैन बेटे आपने मुझे आज कल भी नहीं याद कराया, मैं फिर भूल गई, आपको देखकर याद आया। अब जिसके पास बुक्स नहीं होंगी जूतियां पड़ेंगी क्लास में। पहले जैन को, हाँ जी, एक्स्ट्रा बुक है, चलो इधर से रोला की ले ले। आइए जनाब चैप्टर नंबर 6 पे फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल, पेज नंबर 159। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आपको बेटा एक बात बता दूं, ये उन्होंने फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम से सॉल्व किया है, इसलिए उनके और हमारे सॉल्यूशन में माइनर सा डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस क्या होगा मैं स्टार्ट में नहीं बताऊंगी, मैं इसे इंटरलॉकिंग सिस्टम से सॉल्व करूंगी, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। बाद में ऐसा करने से आपको ज्यादा पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो मिलके हमने व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करना है। करना क्या है देखिए, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं। पेज नंबर 159 फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल कहता है, ओपन लेजर अकाउंट्स फॉर द अबव आइटम्स इन द कॉस्ट लेजर। कॉस्ट लेजर का यहाँ पे मतलब होगा फैक्ट्री की बुक्स, फैक्ट्री बुक्स। कॉस्ट लेजर मीन्स क्या होगा? फैक्ट्री बुक्स। फैक्ट्री की बुक्स में अबव जो आइटम्स हैं उनका टी अकाउंट ओपन करें। भाई ऊपर कौन से लेजर्स दिए हमें? बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड क्रेडिट ये नहीं बताया किसका है, वो आपको हम गाइड करेंगे। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट किसे कहते हैं? रॉ मटेरियल अकाउंट को।
और रॉ मटेरियल अकाउंट एक एसेट अकाउंट होता है, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे लिखते हैं? डेबिट साइड पे। फिर उसके बाद फिनिश्ड गुड्स का अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है और वो भी फिनिश्ड गुड अकाउंट की डेबिट साइड पे। वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, वो भी एक एसेट अकाउंट है, कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस इन अकाउंट के दिए हुए, उसने ए पार्ट में कहा है ये अकाउंट ओपन करें। ओके जनाब, ओपन करते हैं। अब ये किसका बैलेंस है, जरा ऊपर पढ़ते हैं। एट 1 जुलाई अ मैनेजमेंट कंपनी had the following balances in the journal ledger adjustment account in its cost ledger। ये कॉस्ट लेजर फैक्ट्री की बुक्स में जर्नल लेजर के अकाउंट्स हैं, और ये जर्नल लेजर का ओपनिंग बैलेंस है, जो कि फैक्ट्री बुक की बुक्स में अ सॉर्ट ऑफ क्रेडिटर अकाउंट होता है, सॉर्ट ऑफ लायबिलिटी अकाउंट होता है। अब आपको एक मजे की बात बताते हैं। आपको रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, आपको वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, आपको फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। एम आई राइट? उनके ओपनिंग बैलेंसेस की जो वैल्यूज गिवन है, जरा मेरा बेटा उसको ऐड करो, कैलकुलेटर पकड़ो। रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है 2125, वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग बैलेंस 2000, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग बैलेंस 1500। देखो कितनी अमाउंट बनती है, 5625। जर्नल लेजर का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो तमाम इन्वेंट्रीज के ओपनिंग बैलेंस के टोटल के इक्वल होता है, और जो जर्नल लेजर का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री की जो तीनों कैटेगरीज हैं उनके क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। फिर से सुनिए, इंटरलॉकिंग सिस्टम के अंडर मैंने फैक्ट्री की बुक्स में जहां बाकी सारे अकाउंट्स बनाने हैं, जर्नल लेजर का टी अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना है, जो कि एक लायबिलिटी अकाउंट है, उसका मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। अगर गिवन नहीं होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैंने आपके सामने प्रूफ रख दिया। और वो प्रूफ क्या है कि आपने इन्वेंट्री की तीनों कैटेगरीज के ओपनिंग बैलेंसेस को ऐड करोगे, वो जर्नल लेजर के ओपनिंग बैलेंस के इक्वल होगा। और इन्वेंट्री की तीनों कैटेगरीज, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, इनके क्लोजिंग बैलेंसेस को ऐड करोगे, वो जर्नल लेजर का क्या बनाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक हो गया। अब उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर उसने आपको ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, कौन कौन सी। अच्छा, उसके बाद बी पार्ट क्या है? पोस्ट द फॉलोइंग आइटम्स विच अकर्ड इन द 4-month पीरियड अप टू 31 अक्टूबर। 4 महीने में जो कुछ हुआ उसने ये आपको ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, इन ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कीजिए। पोस्ट करने के बाद सी पार्ट में क्या करना है? ओपन अप द अदर अकाउंट एज कंसिडर्ड नेसेसरी। जितने भी जरूरी अकाउंट है, उन 4 अकाउंट्स के अलावा जितने जरूरी अकाउंट आपको लगते हैं वो भी ओपन कीजिए, इंक्लूडिंग अ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, अब ये देखो हम क्या करेंगे। आपको नोटबुक पे सॉल्व करना है, टाइम वेस्ट होगा, हम मिलकर व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करें, बाद में पिक ले लीजिए। आप लोग मुझे वैल्यूज बताइएगा, जस्ट आई नीड योर अटेंशन। चलें जी, मैं क्योंकि फॉलो करने जा रही हूं इंटरलॉकिंग सिस्टम, दैट्स व्हाई फैक्ट्री की बुक्स के अकाउंट मैंने अलग से ओपन करने, इन फैक्ट्री बुक्स, इनकी बुक्स के अकाउंट अलग होंगे, वहां दूसरी बुक्स के अकाउंट ओपन कर लेते हैं इन हेड ऑफिस बुक्स। अब बेटे एज वी नो, यहां क्योंकि उसने नेसेसरी में ऑल अकाउंट फिर मेंशन कर दिए, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट, लेबर अकाउंट, बेटे रिक्वेस्ट है बातें नहीं, एफओएच अकाउंट, हाँ जी, फिर WIP अकाउंट, फिर फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, यस, और फिर हम यहां
जर्नल लेजर अकाउंट ओपन करेंगे। इधर आइए, सबसे पहले फिनिश गुड्स अकाउंट, फिर सीजीएस अकाउंट, फिर सेल्स अकाउंट। हाँ, वो उसको इग्नोर कर देते हैं, वो रिक्वायर नहीं करेगा। फिर हाँ, वो भी उसने मांगा हुआ है। इनकम स्टेटमेंट अकाउंट और फैक्ट्री लेजर अकाउंट। ये मैंने आपको लिस्ट दी थी कि ये अकाउंट्स इंटरलॉकिंग सिस्टम में फैक्ट्री की बुक्स में ओपन करोगे और ये अकाउंट आप हेड ऑफिस की बुक्स में। तो चलिए, अब किसका ओपनिंग बैलेंस होगा, किसका क्लोजिंग होगा, वो भी मेंशन करते हैं। क्या ये एसेट अकाउंट है, परमानेंट अकाउंट है? यस। ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। क्लोजिंग बैलेंस, ये टेम्पररी अकाउंट है, एक्सपेंस का अकाउंट है। एक्सपेंस के अकाउंट का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। ये भी एक्सपेंस अकाउंट है, इसलिए इसका भी कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। ये भी एसेट अकाउंट है। ये मैन्युफैक्चरर की इन्वेंट्री की 3 कैटेगरीज होती हैं। एसेट अकाउंट है, इसलिए ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग, क्रेडिट साइड। फिनिश गुड्स ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, क्रेडिट साइड। इसका ओपनिंग लायबिलिटी है, इसलिए ब्रॉट डाउन कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे। चलो मेरा बेटा, मुझे बताओ रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री का बैलेंस कितना है? 2125। और इसका ओपनिंग कितना है? 2000। फिनिश गुड्स का ओपनिंग कितना है? तो तीनों को ऐड किया, इसका ओपनिंग कितना हुआ? 5625। अब मैंने एक और काम क्या करना है, मैंने पहले इसको कंप्लीट करके उसका रिवर्स वहां पे पोस्ट कर देना, उसको बाद में बना लें। ठीक है, चलें जनाब, ओपनिंग बैलेंसेस हमने पोस्ट किए। पहली ट्रांजैक्शन पढ़िए, मटेरियल परचेज। एंट्री पहले करो रॉ इंटरलॉकिंग सिस्टम में। रॉ मटेरियल डेबिट, जर्नल लेजर क्रेडिट। रॉ मटेरियल की कौन सी साइड पे, किस नाम से? जर्नल लेजर। अमाउंट 12,000। इसका एक इफेक्ट मटेरियल की डेबिट साइड पे, दूसरा इफेक्ट जर्नल लेजर की क्रेडिट साइड पे। और यहां क्या लिखेंगे? अच्छा, साथ में मैं रेफरेंस भी लिखती जाऊं, क्योंकि समटाइम्स सिर्फ जर्नल लेजर अकाउंट आपसे मांगेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी डेबिट साइड पे क्या आता है और इसकी क्रेडिट साइड पे मैक्सिमम क्या आता है। ये रॉ मटेरियल कौन सा लिखा? रॉ मटेरियल परचेज्ड, यूज्ड नहीं आया, ये रॉ मटेरियल परचेज्ड है। अगली ट्रांजैक्शन पढ़ो। और लिखा नहीं है कि इसकी नेचर क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो क्या इज्यूम? डायरेक्ट। शाबाश। तो जब डायरेक्ट मटेरियल यूज होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो चार्ट जहन में रखना है, वो मटेरियल के अकाउंट से निकलता है और WIP अकाउंट की डेबिट साइड पे जाता है। 12,500। आगे बढ़िए। स्टॉक मटेरियल इशूड, इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड है। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल कहां जाता है? मटेरियल के अकाउंट से निकलेगा और FOH अकाउंट की डेबिट साइड पे। ये सबको क्लियर? चलें जी। डायरेक्ट वेजेस। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मुझे याद है, थोड़ी सी मिस्टेक थी। यस, स्टोर रूम में जो है चीजें इनडायरेक्ट मटेरियल यूज होता है। और वैसे भी कौन सा डिपार्टमेंट है? मेंटेनेंस। प्रोडक्ट फैक्ट्री के अलावा जो ऐसे सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें जो मटेरियल यूज होगा, अगर उसकी नेचर नहीं बताई जाएगी, वो इनडायरेक्ट होगा। प्रोडक्शन में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल यूज हो सकता है। इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन में भी यूज होता है, अदर जो फैक्ट्री के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे भी यूज होता है। आगे पढ़ते हैं भाई, जरा गौर कीजिएगा। वेजेस डायरेक्ट हैं 10,830। इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट वेजेस इज इनडायरेक्ट वर्क। ये बेसिकली ऊपर जो डायरेक्ट लिखा है ये गलती से लिखा गया, ये टोटल वेजेस हैं। एंड इंक्लूडेड इन द टोटल वेजेस में इनडायरेक्ट वर्क वेजेस जो हैं वो 600 की हैं। जहां डायरेक्ट लिखा है ना वहां टोटल लिखें। चलो, टोटल लेबर कॉस्ट 10,830 है।
टोटल लेबर कॉस्ट 10,830 है, कहाँ आनी चाहिए? टोटल लेबर कॉस्ट की डेबिट साइड पे 10,830, ये लेबर कॉस्ट की पहली एंट्री। जब लेबर कॉस्ट इनकर्ड होता है हम उसे रिकॉर्ड करते हैं लेबर कॉस्ट डेबिट। अब कैश पेबल की जगह क्या आएगा? जर्नल लेजर। वेरी गुड, यहां मैं जर्नल लेजर लिखकर इसकी क्रेडिट साइड पे पेरोल 10,830। अब मुझे बताओ व्हाट यू हैव रिकॉर्डेड हियर? टोटल लेबर कॉस्ट। क्योंकि ऑनवर्ड मैंने ये चीजें पूछनी है इस फ्लो के बगैर ही कि जर्नल लेजर की डेबिट और क्रेडिट साइड पे क्या आना चाहिए, वो भी पूछता है। आगे बढ़े। अब 10,830 में इनडायरेक्ट कितनी है? 600। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का क्या करें? यहां से इसको एफओएच में भेज दें तो इसकी क्रेडिट साइड पे और एफओएच की डेबिट साइड पे। चलें जी आगे बढ़ें। अगर 10,830 में से 600 की इनडायरेक्ट हैं तो डायरेक्ट कितनी हुई? रिमेनिंग उसने कहा जाना है WIP 10,230, ये इसकी क्रेडिट साइड से इसकी डेबिट साइड पे। चलें जी। फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड का वर्ड जब यूज करें एक्चुअल एफओएच, एंट्री पास करो, सोचो। एक्चुअल एफओएच डेबिट एंड इन इंटरलॉकिंग सिस्टम जर्नल लेजर क्रेडिट अमाउंट 4,200 जर्नल लेजर, इसकी डेबिट साइड से जर्नल लेजर की क्रेडिट साइड पे। अब ये कौन से वाली एफओएच है? एक्चुअल। आगे पढ़िए। एब्जॉर्ब्ड एफओएच, प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो चार्ट ने क्या कहा था? एफओएच से निकालो WIP में ले जाओ, WIP की डेबिट साइड पे। हाँ जी, कितनी अमाउंट? 5,800 एफओएच की क्रेडिट साइड से। चले। वर्क ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, जब ऐसे कहे तो कॉस्ट को कहां से निकालना है? WIP से। कहां ले जाना है? अच्छा, ये एंड में लेके जाएंगे। याद है मैंने उस एग्जांपल में क्या गाइड किया था? अच्छा, इसकी वैल्यू उसने बताई भी है? अच्छा, फिर तो कोई मसला नहीं अगर वैल्यू उसने खुद बताई भी है। 24,000। इस कॉस्ट को WIP अकाउंट से निकालना है और फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब बोलो अमाउंट। सीक्वेंस समझ में आ रहा है? चलो भाई आगे बढ़ो। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स CGS, कहां से आती है इसकी कॉस्ट? गुड सोल्ड की। फिनिश गुड से आएगी और CGS में जाएगी अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम। लेकिन इंटरलॉकिंग सिस्टम में CGS तक कैसे? यस, थ्रू जर्नल लेजर। देखो, अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम होता तो जो गुड्स मैंने सेल की, अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम होता तो जो मैंने गुड्स सेल की उनकी कॉस्ट को फिनिश गुड्स अकाउंट से निकालती और डायरेक्टली CGS अकाउंट में ले जाती। अब इंटरलॉकिंग सिस्टम है, CGS का अकाउंट फैक्ट्री की बुक्स में ओपन नहीं होना। हम ऐसी कॉस्ट जो मुझे हेड ऑफिस तक पहुंचानी है वो किसके थ्रू पहुंचानी है? जर्नल। अब हम क्या करेंगे? यहां से निकालेंगे और जर्नल लेजर में ट्रांसफर करेंगे। इसलिए देखो मुझे यहां क्या लिखना है? जर्नल लेजर, और यहां क्या लिखना है? फिनिश गुड्स। कितनी? 22,500। आगे बढ़े। सेल्स रेवेन्यू किसकी बुक्स में? हेड ऑफिस की बुक्स में। कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे। लिखेंगे क्या? रिसीवेबल। कितना? 28,750। फिर नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस किसकी बुक्स में अकाउंट ओपन होना चाहिए? यस,
नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट। हाँ जी, एक्सपेंस जब इंकर्ड होता है पहले रिकॉर्ड करते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं। रेवेन्यू अर्न हुआ पहले रिकॉर्ड हुआ, बाद में इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगा। ओके हो गया। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? हम समझ लेते हैं कि पेमेंट हो गई, और अगर नहीं हुई तो पेएबल लिख देंगे। अच्छा, यहां तो फैक्ट्री लेजर लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कैश का अकाउंट, पेएबल का अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में ओपन होना है, तो अगर होना है तो दोनों इफेक्ट सेम बुक में आ, वहां जर्नल लेजर या फैक्ट्री लेजर लिखने की जरूरत नहीं है। और बढ़े आगे, ये लास्ट थी, कंप्लीट हो गया। आइए जब देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज हमारे पास रह गई हुई है। देखिए यहां हमारे पास क्या आएगा? कैरी डाउन आएगा ना। इसका देखो कैरी डाउन कितना आ रहा है, 14,125 में से इसको माइनस करो, कैरी डाउन है ये 12,000 मैंने लिखा हुआ है ना। सिक्स टू फाइव। इसको देखो, इसका ना ओपनिंग होना चाहिए ना क्लोजिंग होना चाहिए। इधर क्या होगा? अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। इसकी क्रेडिट साइड पे क्या है? एब्जॉर्ब कॉस्ट। इसकी डेबिट साइड पे क्या है? एक्चुअल कॉस्ट। और ये कभी वैसे कम ही इक्वल होती है, अदरवाइज अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन अराइज होता है। ठीक है, यहाँ पे नो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। अगर होती तो चलो फर्ज करो, सुनिएगा सब बच्चे, देखो इधर, अगर यहाँ एब्जॉर्ब कॉस्ट 5600 होती तो यहाँ 200 का डिफरेंस आता, इसका मैं क्या करती? अब वो तो इंटरलॉकिंग सिस्टम है, यहाँ प्रॉफिट लॉस नहीं। यस, ये बात है जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ। देखें, हम पढ़ के आए हैं कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का दूसरा इफेक्ट मुझे कहाँ देना है? सीजीएस में। अब सीजीएस का अकाउंट इंटरलॉकिंग सिस्टम में फैक्ट्री की बुक्स में ओपन नहीं होता, तो हमने क्या करना था? जर्नल लेजर अकाउंट के थ्रू चलना था। तो फिर मैंने इसकी क्रेडिट साइड से 200 का डिफरेंस उठाना था और जर्नल लेजर अकाउंट की डेबिट साइड पे पोस्ट कर देना था। क्या ये बात क्लियर हुई? ओके। अब तो क्योंकि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन है नहीं है, चलें जी, ये भी क्लोज हुआ। आइए WIP अकाउंट की तरफ, 3530। ओके, 6530। आगे बढ़ते हैं। उसका कैरी डाउन 3000। जर्नल लेजर का ओपनिंग बैलेंस क्योंकि लायबिलिटी अकाउंट है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा। क्लोजिंग फिर कौन सी साइड पे आना चाहिए? तो वो अमाउंट तो है नहीं है। मैंने क्या तरीकाकार समझाया? क्या समझाया? क्लोजिंग, रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स, इनके क्लोजिंग बैलेंसेस को ऐड कर लो। इसलिए मैंने डिफरेंट इंक से लिखे थे। चलो, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस 625 प्लस WIP का 6530 प्लस फिनिश गुड्स का क्लोजिंग 3000। जी बेटा, 10,155। अच्छा भाई, अब देखो, अगर आपने सब कुछ इसमें रिकॉर्ड कर लिया, बोथ साइड्स शुड बी इक्वल। चेक इट, इज इट इक्वल? इट शुड बी। इफ देयर इज नो मिस्टेक, नो एरर इन योर पोस्टिंग, इक्वल है और इक्वल होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक और चीज क्या सीखे हो? जर्नल लेजर अकाउंट अगर डायरेक्टली बनाने को कहे, दिमाग काम नहीं कर रहा, पेपर में बैठे हुए, तो याद रखना है इसकी क्रेडिट साइड पे क्या कुछ आना है? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज या यूज्ड? परचेज। रॉ मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट आनी है। कौन से वाले रॉ मटेरियल की? जिसको परचेज किया। एक्चुअल लेबर कॉस्ट और FOHB एक्चुअल आनी है। FOHB एक्चुअल आनी है, ये समझ गए? और इसके अलावा इसकी डेबिट साइड पे ये कौन सी वैल्यू है? जो फिनिश गुड्स कंप्लीट हुए उनकी कॉस्ट। बुक से आंसर टैली नहीं करेगा, वो फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम से। तो भाई जो गुड्स कंप्लीट हुई उनकी कॉस्ट आपको जर्नल लेजर अकाउंट की डेबिट साइड पे नजर आएगी। और इसके अलावा डेबिट साइड पे क्या नजर आएगा? कैरी डाउन।
और इसके अलावा जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा सिंपल इंटरलॉकिंग सिस्टम में जर्नल लेजर अकाउंट में कुछ और नहीं आ सकता। क्लियर हो गया। अब जब वो आपसे कहे कि फैक्ट्री लेजर का अकाउंट भी ओपन कीजिए, मैंने क्या करना है, एज आई नो कि ये उसका मिरर इमेज है, मैंने उसको 100% बेटा कॉपी पेस्ट कर देना है। ये देखो मैं कॉपी पेस्ट करने जा रही हूँ। ब्रॉड डाउन 5625, 12,000, 10,830, 40,200, फिनिश्ड गुड्स वो बाद में टाइटल बताती हूँ, 22,500, और कैरी डाउन मैंने लिख देना है कितना है, 10,155। अब अकाउंट टाइटल सोचते हैं, रॉ मटेरियल यू हैव परचेस्ड, तो कैश या पेएबल वो आपने इसके ऑपोजिट। इसी तरह आपकी लेबर कॉस्ट है, पे हो गई तो कैश, पे नहीं हुई तो पेएबल। आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस पे हो गए तो ठीक है, नहीं पे हुए तो एक्रूड या पेएबल। ये फिनिश्ड गुड्स हैं जो कंप्लीट हुई हैं एंड यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम, हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ वो रेहान रहने दें, वो अरेंज हो गए, बस वो आप रख दो, वो मैं नीचे आके लेती हूँ। क्या मैं ऊपर रूम नंबर 203 में हूँ। हाँ क्लास हो रही है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके, अच्छा ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। जी बेटा जी, ये काम बन गया। अब आते हैं यहाँ, हमने इंटरलॉकिंग सिस्टम में एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी थी। वो एक्स्ट्रा एंट्री कौन सी थी? फिनिश गुड्स आपने फैक्ट्री से हेड ऑफिस की तरफ लेकर आने। इसने फिनिश गुड्स दिए, उसने रिसीव करनी है। इसने फिनिश गुड्स किसके थ्रू दिए? जर्नल लेजर के थ्रू उनको दिए। वो फिनिश गुड्स दे रहा है, वो फिनिश गुड्स को क्रेडिट कर रहा है, ये फिनिश गुड्स रिसीव कर रहा है। इसने फिनिश गुड्स को क्या करना है? डेबिट। अकाउंट टाइटल क्या? क्योंकि वहां से आ रही हैं, फैक्ट्री लेजर। अब यहाँ पे रेफरेंसेस जर्नल लेजर के नहीं, अब रेफरेंसेस किसके देने हैं? फैक्ट्री लेजर के। ओके हो गया, आगे बढ़िए। उसने इन गुड्स को सेल कर दिया, इसलिए इसकी कॉस्ट कहाँ चली गई? सीजीएस में। फिर नॉर्मल सीक्वेंस स्टार्ट कर लो, इसको इसकी क्रेडिट साइड से इसकी डेबिट साइड पे ले आओ। अब अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन तो है ही नहीं है जो यहां तक पहुंचती, अदरवाइज उसने जर्नल लेजर के थ्रू ऑटोमेटिकली पहुंच जाना था। हम टोटल 100% सीजीएस को उठाएंगे और कहां शिफ्ट करेंगे? इनकम स्टेटमेंट। सीजीएस की क्रेडिट साइड से इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे सीजीएस। सेल्स रेवेन्यू अर्न हुआ, रिकॉर्ड हुआ, अब क्लोजिंग एंट्रीज की हेल्प से इसको भी इनकम स्टेटमेंट। सेल्स की डेबिट साइड से इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे। उसके बाद ये क्लोज हो गया, इसको भी हमने कहाँ क्लोज करना है? इनकम स्टेटमेंट में। इसकी क्रेडिट साइड से इसकी डेबिट साइड पे। लीजिए, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी शिफ्ट हो गई। अब इसका डिफरेंस या प्रॉफिट आएगा या लॉस। मुझे स्टिल ये साइड ज़्यादा बड़ी लग रही, रेवेन्यू ज़्यादा, एक्सपेंसेस कम है, तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट आएगा। कैलकुलेट कर लिया, 2000। हाँ जी, कहानी समझ में आई? अब जो उन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है वो भी देखो, फिगर कितनी है। सॉल्यूशन में जर्नल लेजर अकाउंट में नजर आ रहा होगा प्रॉफिट, नजर आ रहा है ना? इससे क्या बात सीखी? इंटीग्रेटेड इंटरलॉकिंग या फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम के स्विच ओवर होने से फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ कॉस्ट का फ्लो इफेक्ट होता है। एनी क्वेश्चन? क्लियर? हाँ, वो मैं बताती हूँ, ये मैं अगला पॉइंट बताऊँ। हाँ जी बच्चों, कॉन्फिडेंट हो? देखो, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का जिक्र भी जब मैं प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो चार्ट बनवाती हूं पूरा, उसमें ही मैंने क्लियर कर दिया था। मैंने कहा प्रोडक्शन कॉस्ट ने डिफरेंट अकाउंट से होते हुए सीजीएस तक आना है।
मैंने नॉन प्रोडक्शन का अकाउंट अलग से बना के उसको एनसर्कल करके क्या समझाया था कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ने अपने अकाउंट से निकलना और डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में चले। चीजों को बनाने के लिए रिसोर्सेज किसने देने हैं? उसने देने, हेड ऑफिस ने देने ना। उन चीजों को बनाकर फैक्ट्री की जिम्मेदारी है कि वो ट्रांसफर करे हेड ऑफिस को। अब जो फैक्ट्री ने, हेड ऑफिस ने आपको माल सप्लाई कर दिया, आपको फंड्स दे दिए, आपको पैसा दे दिया, वो कुछ पैसा रॉ मटेरियल में पड़ा हुआ है, कुछ पैसा वर्क इन प्रोसेस में पड़ा हुआ है, कुछ पैसा फिनिश गुड्स में पड़ा हुआ है। तो वो उन तमाम रिसोर्सेज, उन तमाम पैसों को यूटिलाइज करते हुए फिनिश गुड्स बनाकर देना हेड ऑफिस को उनकी जिम्मेदारी। तो इसी हम ऐड करते हैं। ओपनिंग बैलेंस यही तो वजह ना, आपके हेड ऑफिस ने जितना पैसा अब तक लगा के फैक्ट्री को दे दिया हुआ है, वो पैसा कहाँ है? उस पैसे से रॉ मटेरियल खरीदा, प्रोडक्शन के रिसोर्सेज खरीदे, रॉ मटेरियल खरीदा, जो यूज हो गया रॉ मटेरियल वो कहाँ चला गया? WIP में। तो रॉ मटेरियल जो खरीद कर हेड ऑफिस ने आपको दिया है, जो यूज नहीं हुआ उसके पैसे पड़े हैं रॉ मटेरियल अकाउंट में, जो रॉ मटेरियल यूज हो गया उसके पैसे कहाँ चले गए? WIP अकाउंट में। और जो चीज़ें कंप्लीट हो गई, रॉ मटेरियल 100% फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया, वो पैसा कहाँ पड़ा हुआ है? फिनिश गुड्स। तो वो सारे रिसोर्सेज को मर्ज करके, कन्वर्ट करके हमने फिनिश गुड्स उनको फॉरवर्ड करें। चलें जनाब, अब कुछ नए पॉइंट्स। तलहा कि कोई इशू है पुत्र? वो एंट्री समझ भी नहीं आ रही। देखो, हमने फैक्ट्री की बुक में एंट्री क्या की थी? आप पूछो ना, आप सारे कंफ्यूज हो रहे हो, मैं बता रही हूँ आंसर। सुनिए, हमने एंट्री क्या की थी फैक्ट्री की बुक्स में कि यहाँ से फिनिश गुड्स जा रही हैं, फिनिश गुड्स को क्रेडिट करो, कर दिया। जर्नल लेजर को डेबिट करो, कर दिया। ये मैंने फैक्ट्री की बुक में जो एंट्री बताई थी उसके इफेक्ट पोस्ट कर दिए। बेशक से देख ले, मैंने ये एंट्री पास करवाई हुई। एंट्रीज को याद नहीं करना। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, अगर आप चीज़ों को, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, और वाकई में एक मैजिक है, जब आपको इस सब्जेक्ट पे ग्रिप आ जाती है, बच्चा खेलता है इस सब्जेक्ट से, बड़ा इंजॉय करते हैं हम इस सब्जेक्ट में। उसका तरीकाकार क्या होता है? बच्चे क्वेश्चन के सोल्यूशन को याद करते हैं। हमने मैम ये क्वेश्चन, ये चैप्टर के सवाल 10 दफ़ा कर लिए, अब तो फिगर्स भी याद हो गई हैं, सोल्यूशन भी याद हो गया। याद करने को किसने कहा था? आप रजिस्टर बनाओ और उसमें लिखो, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या सिखाया, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में जो सीख रहे वो पॉइंट लिखो, उन्हीं पॉइंट्स की बेस पे एग्जामिनर ने एग्जाम बना के आपको क्वेश्चन देना। और पॉसिबल ही नहीं है कि जितने पॉइंट आपने बुक में सीख लिए वो उससे हट के कुछ आपसे पूछते, उसने यही बातें पूछती। ठीक है, अब आते हैं बेटे ताहा के क्वेश्चन की तरफ। ताहा या तलहा? तलहा के क्वेश्चन की तरफ आते। मैंने आपको इंटरलॉकिंग सिस्टम में एंट्री करवाई कि फिनिश गुड्स जो हैं बेटे, वो आपकी फैक्ट्री से हेड ऑफिस की तरफ जानी है। यहाँ से गुड्स जा रही है, इसने क्रेडिट करना, मैंने फिनिश गुड्स को क्रेडिट कर दिया, मुझे क्रेडिट मिल गया। और मैंने क्या कहा था, जो स्पेस बच गई वहां क्या लिखो? जर्नल लेजर। तो फिनिश गुड्स क्रेडिट, जर्नल लेजर डेबिट। उसने गुड्स रिसीव की, उसने गुड्स रिसीव कर रहा है, तो उसने फिनिश गुड्स को क्या करना है? डेबिट। तो ये लो फिनिश गुड्स को डेबिट कर दिया। कहां से आ रही हैं चीजें? फैक्ट्री से, इसलिए फैक्ट्री लेजर को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। उस एंट्री के इफेक्ट को मैंने पोस्ट किया। ठीक है, और कोई बात जो बेटे समझ में नहीं आ रही हो? ऑल क्लियर? स्टिल कंफ्यूजन है कहीं? बेटा आप भी बोला करो, आप शर्माते रहते हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो। हाँ जी, क्लियर है? चलो अब डिफरेंसेस देखते हैं। फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम के जर्नल लेजर अकाउंट में और सिंपल इंटरलॉकिंग सिस्टम के जर्नल लेजर अकाउंट में क्या फर्क है? जो यहाँ जर्नल लेजर है, जो बुक में जर्नल लेजर दिया हुआ है, कंपैरिजन करो और पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बताओ मुझे। उन्होंने जो जर्नल लेजर अकाउंट बना के दिया हुआ है वो
उन्होंने फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम में जर्नल लेजर अकाउंट बना के दिया हुआ। मुझे पहले याद करवाओ, मैंने फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम में क्या बताया था? एवरी ट्रांजैक्शन, बुक सेपरेट है, दोनों ने अलग अलग बुक कीपिंग करनी है। फैक्ट्री ने वो तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, चाहे वो खुद परफॉर्म कर रहा है या हेड ऑफिस कर रहा है। सारे के सारे अकाउंट फैक्ट्री की बुक्स में भी ओपन होंगे और हेड ऑफिस की बुक में भी। ये बात हुई थी। इसलिए जब फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम में आप जर्नल लेजर अकाउंट बना रहे होंगे, आपको जर्नल लेजर अकाउंट में ना सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नजर आ रही होगी, आपको इस साइड पे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी नजर आ रही है। दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्लियर हो गया? सिंपल इंटरलॉकिंग सिस्टम में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट यहां नहीं आएगी। फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम में इसकी क्रेडिट साइड पे आपको नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नजर आएगी। अगला डिफरेंस यहां पे आएगा, आपको प्रॉफिट नजर आ रहा होगा अंडर एक साइड पे आपको प्रॉफिट नजर आ रहा होगा, और प्रॉफिट कौन सी साइड पे होता है? इस साइड पे, कॉस्ट वाली साइड पे। क्योंकि प्रॉफिट कब होता है? जब कॉस्ट कम और रेवेन्यू ज्यादा होता है, और जो डिफरेंस है वो हमेशा शॉर्ट साइड पे लिखा जाता है। तो प्रॉफिट होता ही तब है जब कॉस्ट कम होती है, और कॉस्ट की ये साइड, यहां प्रॉफिट नजर आएगा। दो डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, यहां उन्होंने सेल्स रेवेन्यू लिखा है। फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम में फिनिश गुड्स के ऑपोजिट सेल्स रेवेन्यू है। हमने वो चीजें जिनकी कॉस्ट 22,500 थी, उनको हमने 28,750 में बेचा था। सिंपल इंटरलॉकिंग सिस्टम में फिनिश गुड्स के ऑपोजिट CGS की वैल्यू आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, और फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम में फिनिश गुड्स के ऑपोजिट आपको CGS नजर नहीं आएगा, सेल्स रेवेन्यू नजर आएगा। तो जब आप एक ही जगह पे सेल्स रेवेन्यू भी लिख रहे हो, सारी की सारी कॉस्ट भी लिख रहे हो, आपके एसेट्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस भी एडजस्ट हो रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली ऑटोमेटिकली जर्नल लेजर अकाउंट में प्रॉफिट भी आ रहा है, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। फिर जर्नल लेजर अकाउंट अ सॉर्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट बन जाता। यहां तक क्लियर? अब तो नहीं कोई परेशानी? फिर चुप कर गए हो? परेशानी है, डिस्कस करें। फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम में जर्नल लेजर की क्रेडिट साइड पे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। जर्नल लेजर अकाउंट में प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड पे, लॉस हुआ तो डेबिट साइड पे। तीसरा, फिनिश गुड्स के ऑपोजिट CGS की वैल्यू नहीं होगी, सेल्स और रेवेन्यू की वैल्यू होगी। चलो जी, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पैक नहीं करना, अभी टाइम है ना? जी है। सवा एक तक है, सवा एक हो गया? नहीं सवा एक तक क्लास में लेकर काफ़ी। नहीं, वो सवा एक नहीं, मुझे लेने आ जाते, बच्चों को स्कूल से ऑफ होना है ना। ठहर, बच्चों को थोड़ा सा खपाते हैं, छोटा सा सवाल लेकिन होना नहीं है। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, बड़ा मजा आएगा, स्टूडेंट खप रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, मैंने भी नहीं बताना, तो स्टार्ट करो। उसके लिए मैं हिंट दे दूं, अकाउंट सारे ओपन कर लो, जो अमाउंट जहां समझ आ रही है अप्रोप्रिएट प्लेस पे पुट करते जाओ, खुद ब खुद समझ आएगी किधर कौन सी इंफॉर्मेशन मिस है। सारे रेलिवेंट अकाउंट ओपन कर लो, और अगर उसने सिस्टम नहीं बताया कि इंटीग्रेटेड या इंटरलॉकिंग, तो अपनी आसानी के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम। जब बेटे क्वेश्चन में वो मेंशन ना करे ना, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम। हाँ सच, आपने बताया था, अब क्या करें? उनसे मैंने बात की, वो कह रहे मंडे तक अपलोड हो जाएंगे। वो दूसरी टीचर के कर रहे हैं, आपके नहीं कर रहे। उनके हो रहे हैं? अच्छा, फिर मैं उनसे पता नहीं, फिर वो मेरे नहीं कर रहे होंगे। चलो कोई मसला नहीं, हम कोई और हल ढूंढ लेंगे।
इंटीग्रेटेड सिस्टम में फिनिश कोड का एक ही अकाउंट ओपन कर लो। मैं पिछले वीक मैंने ना आपके लेक्चर्स लिए, मैं पहले उधर ली थी, मैंने स्विच की, तो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल सकते हैं? हाँ मैंने बात की थी तो वो कह रहे मंडे अपलोड हो जाएंगे, कमिंग मंडे तक सब। मैं आज फिर उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी अपलोड कर दें। तुमने मुझे आज याद कराना कि नहीं? रात में 10 बजे मुझे याद आया, मैंने कहा इस टाइम मैसेज कर दिया करो, मैं सुबह वॉइस मैसेज सुन के ना निकाल लूँगी। जो जो वैल्यू समझ आ रही है बेटे उसको लिखते जाओ। क्या नहीं है? ये तो पहले दिन से नहीं आ पा रहे हो तो फिर क्यों नहीं बेस बनी रही? मैम मिस हो गया था। अच्छा जो सिर्फ सेल्स एंड परचेजेस से रेलेवेंट होते हैं वो ट्रेड पेएबल होते हैं। आपने परचेजेस फाइंड आउट करनी है, वो जो पेएबल हैं वो परचेजेस के पेएबल एंड ट्रेड पेएबल। एफओएच कैश बेस एज्यूम करो, तो इसको हम फिर पेपर में ना लेके जाओ। जी बेटा नहीं, जो एक्टिव फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं एफओएच डेबिट कैश क्रेडिट इसमें पेबल नहीं क्रेडिट होगा? नहीं, अगर ये पेएबल हुए तो वो स्पेसिफिकली बताएगा। और वैसे भी देखो, अच्छा ये पॉइंट एक चीज़ सारे बच्चे जहन में रखिएगा बेटे, ट्रेड पेएबल एंड अदर पेएबल में डिफरेंस होता है। जो परचेजेस से रेलेवेंट रिसीवेबल और पेएबल होते हैं, परचेज एंड सेल्स से रेलेवेंट, वो ट्रेड पेएबल ट्रेड रिसीवेबल होते हैं। और जो अदर पेएबल होते हैं वो एक्सपेंसेस से रेलेवेंट होते हैं। अगर क्वेश्चन में उसने पेएबल बताया, ये नहीं बताया कौन से हैं, तो हमेशा आपने एज्यूम करना है वो ट्रेड पेएबल्स है, ठीक है? उसमें एफओएच वाले पेएबल नहीं लेके जाने। ऐसी सिचुएशन में अपनी आसानी के लिए एफओएच डेबिट और कैश क्रेडिट, आप समझ लो एक्चुअल में एफओएच पे हो चुका, ओके हो गया? वो रॉ मटेरियल वाले होंगे। एक तो आपकी क्लास के लिए मेरे पास टाइम लिमिटेड होता है, मेरा टाइम ओवर हो रहा है। सुनिएगा, ये बड़े मज़े का क्वेश्चन है, ये मैं आपको क्लास में खुद करवाऊंगी, घर में परेशान मत होते रहिएगा। एक बात सिर्फ सुन लीजिए, आपने जितना पढ़ा है, मैंने जितने लेक्चर्स दिए हैं, वो थोड़ा सा रिकॉल करके आइए, ठीक है? आपने जो प्रीवियस सुन लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, उसको सिर्फ रिकॉल करके आना है। और जब मैंने व्हाइट बोर्ड पे समझाना है, आपने कहना हो हाय इसमें तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन उसने हाइड की हुई है, वो स्टूडेंट ढूंढते हुए परेशान हो जाता है। और उसका बेहतरीन तरीका जो मैंने आपको बताया वो ये था कि टी अकाउंट सारे ओपन कर लो, जो अमाउंट समझ आ रही है अप्रोप्रिएट प्लेस पे पुट कर दो, ऑटोमेटिकली इसने सॉल्व हो जाना है। ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इसको सॉल्व करते हैं। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।